रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। मिर्ची प्रेजेंट्स सरहद से आजाद मंटो। अब सुनिए मंटो का एक मशहूर अफसाना एक्ट्रेस की आंख, पाकिस्तान की बुलंद आवाज समिया मुमताज के साथ, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा। पापों की गठरी की शूटिंग तमाम शब होती रही थी। रात के थके मांदे एक्टर लकड़ी के कमरे में, जो कंपनी के विलन ने अपने मेकअप के लिए खास तौर पर तैयार कराया था और जिसमें फुर्सत के वक्त सब एक्टर और एक्ट्रेसें सेट की माली हालत पर तबसरा किया करते थे, सोफों और कुर्सियों पर ऊँग रहे थे। इस चौबी कमरे के एक कोने में मैली सी तिपाई के ऊपर 10-15 चाय की खाली प्यालियां औंधी सीधी पड़ी थी, जो शायद रात को नींद का गलबा दूर करने के लिए उन एक्टरों ने पी थी। इन प्यालियों पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। कमरे के बाहर इनकी भिनभिनाहट सुनकर किसी नौबारिद को यही मालूम होता कि अंदर बिजली का पंखा चल रहा है। दराज कद विलन, जो शक्लो सूरत से लाहौर का कोचवान मालूम होता था, रेशमी सूट में मलबूस सोफे पर दराज था। आंखें खुली थीं और मुंह भी नीमवा था, मगर वो सो रहा था। इसी तरह उसके पास ही आराम कुर्सी पर एक मूंछों वाला अधेड़ उम्र का एक्टर ऊँग रहा था। खिड़की के पास डंडे से टेक लगाए एक और एक्टर सोने की कोशिश में मसरूफ था। कंपनी के मकालमा नफीस यानी मुंशी साहब होंठों में बीड़ी दबाए और टांगे मेकअप टेबल पर रखे शायद वो गीत बनाने में मसरूफ थे जो उन्हें 4 बजे सेठ साहब को दिखाना था। उई उई हाय हाय, दफतन ये आवाज बाहर से इस चौबी कमरे में खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल हुई। विलन साहब झट से उठ बैठे और अपनी आंखें मलने लगे। मूंछों वाले एक्टर के लंबे लंबे कान एक इर्तियाश के साथ उस निस्वानी आवाज को पहचानने के लिए तैयार हुए। मुंशी साहब ने मेकअप टेबल पर से अपनी टांगें उठा ली और विलन साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। उई 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 हाय हाय। इस पर विलन, मुंशी और दूसरे एक्टर जो नीम गुनूदगी की हालत में थे चौंक पड़े। सब ने काट के इस बकसनुमा कमरे से अपनी गर्दनें बाहर निकाली। अरे क्या है भाई, खैर तो है? क्या हुआ? अम्मा ये तो देवी हैं। क्या बात है देवी? जितने मुंह उतनी बातें। खिड़की में से निकली हुई हर गर्दन बड़े इस्तराब के साथ मुतहर्रिक हुई और हर एक के मुंह से घबराहट में हमदर्दी और इस्तिफसार के मिले जुले जज्बात का इजहार हुआ। हाय हाय हाय, उई उई। देवी, कंपनी की हर दिल अजीज हीरोइन के छोटे से मुंह से चीखें निकली और बाहों को इंतहाई कर्ब इस्तराब के तहत ढीला छोड़कर उसने अपने चप्पल पहने पांव को जोर जोर से स्टूडियो की पथरीली जमीन पर मारते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ठुमका ठुमका बूटा सा कद, गोल गोल गदराया हुआ डील, खिलती हुई गंदुमी रंगत, खूब खूब काली काली तीखी भवें, खुली पेशानी पर गहरा कुसुम का टीका, बाल काले भंवरा से जो सीधी मांग निकालकर पीछे जूड़े की सूरत में लपेट देकर कंघी किए हुए थे। ऐसे मालूम होते थे जैसे शहद की बहुत सी मक्खियां छत्ते पर बैठी हुई हैं। किनारेदार सफेद सूती साड़ी में लिपटी हुई चोली गुजराती तराश की थी, बगैर आस्तीनों के, जिनमें से जोबन फटा पड़ता था।
साड़ी बंबई के तर्ज से बंधी थी। चारों तरफ मीठा मीठा झोल दिया हुआ था। गोल गोल कलाइयां जिनमें खुली खुली जापानी रेशमीन चूड़ियां खनखना रही थीं। इन रेशमीन चूड़ियों में मिली हुई इधर उधर विलायती सोने की पतली पतली कंगनियां झमझम कर रही थीं। कान मौजू और लवें बड़ी खूबसूरती के साथ नीचे झुकी हुई, जिनमें हीरे के आवेजे शबनम की दो थर्राती हुई बूंदें मालूम हो रही थी। चीखती चिल्लाती और जमीन को चप्पल पहने पैरों से कूटती देवी ने दानी आंख को नन्हे से सफेद रुमाल के साथ मलना शुरू कर दिया। हाय मेरी आंख, हाय मेरी आंख, हाय। काट के बकस से बाहर निकली हुई कुछ गर्दनें अंदर को हो गईं और जो बाहर थीं फिर से हिलने लगी। आंख में कुछ पड़ गया है। यहाँ कंकर भी तो बेशुमार हैं, हवा में उड़ते फिरते हैं। यहाँ झाड़ू भी तो 6 महीने के बाद दी जाती है। अंदर आ जाओ देवी। हाँ हाँ आओ, आंख को इस तरह ना मलो। अरे बाबा, बोला ना तकलीफ हो जाएगी, तुम अंदर तो आओ। आंख मलती मलती देवी कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी। विलन ने लपक कर तिपाई पर से बड़ी सफाई के साथ एक रुमाल में चाय की प्यालियां समेटकर मेकअप टेबल के आईने के पीछे छुपा दी और अपनी पुरानी पतलून से टेबल को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया। बाकी एक्टरों ने कुर्सियां अपनी अपनी जगह पर जमा दी और बड़े सलीके से बैठ गए। मुंशी साहब ने पुरानी अध जली बीड़ी फेंक कर जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाना शुरू कर दिया। देवी अंदर आई। सोफे पर से मुंशी साहब और विलन उठ खड़े हुए। मुंशी साहब ने बढ़कर कहा, आओ देवी, यहां बैठो। दरवाजे के पास बड़ी बड़ी स्याह सफेद मूंछों वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनकी मूंछों के लटके और बड़े हुए बाल थरथराए और उन्होंने अपनी नशिस्त पेश करते हुए गुजराती लहजे में कहा, इधर बैसो। देवी उनकी थरथराती हुई मूंछों की तरफ ध्यान दिए बगैर आंख मलती और हाय हाय करती आगे बढ़ गई। एक नौजवान ने, जो हीरो से मालूम हो रहे थे और फंसी फंसी कमीज पहने हुए थे, झट से एक चौकी नुमा कुर्सी सरकाकर आगे बढ़ा दी और देवी ने उस पर बैठकर अपनी नाक के बांसे को रुमाल से रगड़ना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर देवी की तकलीफ के एहसास ने एक अजीब और गरीब रंग पैदा कर दिया था। मुंशी साहब की कुव्वत एहसास चूंकि दूसरे मर्दों से ज्यादा थी, इसलिए चश्मा हटाकर उन्होंने अपनी आंख मलना शुरू कर दी। जिस नौजवान ने कुर्सी पेश की थी, उसने झुककर देवी की आंख का मुलाहिजा किया और बड़े मुफक्किराना अंदाज में कहा, आंख की सुर्खी बता रही है कि तकलीफ जरूर है। इनका लहजा फटा हुआ था। आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरा गूंज उठा। उई, उई, हाय, हाय। ये कहना था कि देवी ने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उई, उई, हाय, हाय। और सफेद साड़ी में उसकी टांगें इज़्तिराब का बेपनाह मुजाहिरा करने लगी। विलन साहब आगे बढ़े और बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी सख्त कमर झुकाकर देवी से पूछा, जलन महसूस होती है या चुभन? एक और साहब, जो अपने 16 हैट समेत कमरे में अभी अभी तशरीफ लाए थे, आगे बढ़ के पूछने लगे, पपोटों के नीचे रगड़ सी महसूस तो नहीं होती? देवी की आंख सुर्ख हो रही थी। पपोटे मलने और आंसुओं की नमी के बायस मैले मैले नजर आ रहे थे। चितवनों में से लाल लाल डोरों की झलक चिक में से गुरूबे आफताब का सुर्ख सुर्ख मंजर पेश कर रही थी। दानी आंख की पलकें नमी के बायस भारी और घनी हो गई थीं।
जिनसे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। बाहें ढीली करके देवी ने दुखती आंख की पुतली नचाते हुए कहा, बड़ी तकलीफ होती है, आए उई, और फिर से आंख को गीले रुमाल से मलना शुरू कर दिया। स्याह सफेद मूंछों वाले साहब ने, जो कोने में बैठे थे, बुलंद आवाज में कहा, इस तरह आंख ना रगड़ो, खाली पीली कोई और तकलीफ हो जाएगा। हाँ, अरे तुम फिर वही कर रही हो, फटी आवाज वाले नौजवान ने कहा। विलन, जो फौरन ही देवी की आंख को ठीक हालत में देखना चाहते थे, बिगड़ कर बोले, तुम सब बेकार बातें बना रहे हो। किसी से अभी तक ये नहीं हुआ कि दौड़कर डॉक्टर को बुला ले। अपनी आंख में ये तकलीफ हो तो पता चले। ये कहकर उन्होंने मुड़कर खिड़की में से बाहर गर्दन निकाली और जोर जोर से पुकारना शुरू किया, अरे कोई है, कोई है, गुलाब, गुलाब। जब उनकी आवाज सदा बसहरा साबित हुई तो उन्होंने गर्दन अंदर को कर ली और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। खुदा जाने होटल वाले का ये छोकरा कहाँ गायब हो जाता है, पड़ा ऊँग रहा होगा स्टूडियो में किसी तख्ते पर। फिर फौरन ही दूर स्टूडियो के इस तरह गुलाब को देखकर चिल्लाए, जो उंगलियों में चाय की प्यालियां लटकाए चला आ रहा है, अरे गुलाब, गुलाब। गुलाब भागता हुआ आया और खिड़की के सामने पहुंचकर ठहर गया। विलन साहब ने घबराए हुए लहजे में उससे कहा, देखो, एक ग्लास में पानी लाओ, जल्दी से, भागो। गुलाब ने खड़े खड़े अंदर झांका देखने के लिए कि यहां गड़बड़ क्या है। इस पर हीरो साहब ललकारे, अरे देखता क्या है, ला ना गिलास में थोड़ा सा पानी, भाग के जा, भाग के। गुलाब सामने टीन की छत वाले होटल की तरफ रवाना हो गया। देवी की आंख में चुभन और भी ज्यादा बढ़ गई और उसकी बनारसी लंगड़े की कैरी ऐसी नन्ही मुन्नी ठोड़ी रोते बच्चे की तरह कांपने लगी और वो उठकर दर्द की शिद्दत से कराती हुई सोफे पर बैठ गई। दस्ती बटुए से माचिस की डिबिया के बराबर एक आईना निकालकर उसने अपनी दुखती आंख को देखना शुरू कर दिया। इतने में मुंशी साहब बोले, गुलाब से कह दिया होता पानी में थोड़ी सी बर्फ भी डालता लाए। हाँ, सर्द पानी अच्छा रहेगा। ये कहकर विलन साहब खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर चिल्लाए, गुलाब, अरे गुलाब, पानी में थोड़ी सी बर्फ छोड़ के लाना। इस दौरान में हीरो साहब, जो कुछ सोच रहे थे, कहने लगे, मैं बोलता हूं कि रुमाल को सांस की भाप से गर्म करो और उससे आंख को सेंक दो। क्यों दादा, एकदम ठीक रहेगा। स्याह सफेद मूंछों वाले साहब ने सर को इस्बात में बड़े जोर से हिलाते हुए कहा। हीरो साहब खूंटियों की तरफ बढ़े, अपने कोट में से एक सफेद रुमाल निकालकर देवी को सांस के जरिए से उसको गर्म करने की तरकीब बताई और अलग होकर खड़े हो गए। देवी ने रुमाल ले लिया और उसे मुंह के पास ले जाकर गाल फुला फुलाकर सांस की गर्मी पहुंचाई। आंख को टकोर दी, मगर कुछ अफाका नहीं हुआ। कुछ आराम आया? 16 हैट वाले साहब ने दरियाफ्त किया। देवी ने रोनी आवाज में जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं निकला, मैं मर गई। इतने में गुलाब पानी का गिलास लेकर आ गया। हीरो और विलन दौड़कर बढ़े और दोनों ने मिलकर देवी की आंख में पानी चबाया। जब गिलास का पानी आंख को गुस्ल देने में खत्म हो गया तो देवी फिर अपनी जगह पर बैठ गई और आंख झपकाने लगी। कुछ अफाका हुआ? अब तकलीफ तो नहीं है, कंकरी निकल गई होगी, बस थोड़ी देर के बाद आराम आ जाएगा। आंख धुल जाने पर पानी की ठंडक ने थोड़ी देर के लिए देवी की आंख में चुभन रफा कर दी, मगर फौरन ही फिर से उसने दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। उई, हाय हाय। क्या बात है? ये कहते हुए एक साहब
बाहर से अंदर आए और दरवाजे के करीब खड़े होकर मामले की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। नौवारिद कोना साल होने के बावजूद चुस्त और चालाक मालूम होते थे। मूछें सफेद थीं, जो बीड़ी के धुएं के बायस स्याही माइल जर्द रंगत इख्तियार कर चुकी थीं। उनके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि फौज में रह चुके हैं। स्याह रंग की टोपी सर पर जरा उस तरफ तिरछी पहने हुए थे। पतलून और कोट का कपड़ा मामूली और खाकसतरी रंग का था। फूलों और रानों के ऊपर पतलून में पड़े हुए झोल इस बात पर चुगलियां खा रहे थे कि उनकी टांगों पर गोश्त बहुत कम है। कॉलर में बंधी हुई मैली नेकटाई कुछ इस तरह नीचे लटक रही थी कि मालूम होता था वो उनसे रूठी हुई है। पतलून का कपड़ा घुटनों पर खींचकर आगे बढ़ा हुआ था, जो ये बता रहा था कि वो इस बेजान चीज से बहुत कड़ा काम लेते रहे हैं। गाल बुढ़ापे के बायस पिचके हुए, आंखें जरा अंदर को धसी हुई, जो बार बार शानों की अजीब जुम्बिश के साथ सुकेड़ ली जाती थी। आपने कांधों को जुम्बिश दी और एक कदम आगे बढ़कर कमरे में बैठे हुए लोगों से पूछा, कंकर पड़ गया है क्या? और इस्बात में जवाब पाकर देवी की तरफ बढ़े। हीरो और विलन को एक तरफ हटने का इशारा करके आपने कहा, पानी से आराम नहीं आया, खैर रुमाल है किसी के पास? निस्फ दर्जन रुमाल उनके हाथ में दे दिए गए। बड़े ड्रामाई अंदाज में आपने इन पेश करदा रुमालों में से एक मुंतखब किया और उसका एक किनारा पकड़कर देवी को आंख पर से हाथ हटा लेने का हुक्म दिया। जब देवी ने उनके हुक्म की तामील की तो उन्होंने जेब में से मदारी के से अंदाज में एक चर्मी बटवा निकाला और इसमें से अपना चश्मा निकालकर कमाल एहतियात से नाक पर चढ़ा लिया। फिर चश्मे के शीशों में से देवी की आंख का दूर ही से अकड़ कर मुआयना किया। फिर दफतन फोटोग्राफर की सी फुर्ती दिखाते हुए आपने अपनी टांगें चौड़ी की और जब उन्होंने अपनी पतली पतली उंगलियों से देवी के पपोटों को वाह करना चाहा तो ऐसा मालूम हुआ कि वो फोटो लेते वक्त कैमरे का लेंस बंद कर रहे हैं। 2-3 मर्तबा ड्रामाई अंदाज से अपने खड़े होने का रुख बदलकर उन्होंने देवी की आंख का मुआयना किया और फिर पपोटे खोलकर बड़ी आहिस्तगी से रुमाल का किनारा उनके अंदर दाखिल कर दिया। हाजरीन खामोशी से इस अमल को देखते रहे। पांच मिनट तक कमरे में कब्र की सी खामोशी तारी रही। आंख साफ करने के बाद उसी ड्रामाई अंदाज में फोटोग्राफर साहब ने, चूंकि वो बुजुर्ग फोटोग्राफर ही थे, चश्मा उतार कर चर्मी बटवे में रखकर देवी से कहा, अब कंकर निकल गया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। देवी ने उंगलियों से आंख के पपोटों को छुआ और नन्हा सा आईना निकालकर अपना इत्मीनान करने लगी। कंकरी निकल गई ना? अब दर्द महसूस तो नहीं होता? साला अब निकल गया होगा, बहुत दुख दिया है इसने। देवी अब तबीयत कैसी है? ये शोर सुनकर फोटोग्राफर साहब ने कांधों को जोर से जुम्बिश दी और कहा, तुम सारा दिन कोशिश करते रहते मगर कुछ ना होता। हम फौज में 25 बरस भाड़ नहीं झोंकता रहा, ये सब काम जानता है। कंकर निकल गया है, अब सिर्फ जलन बाकी है, वो भी दूर हो जाएगी। ये बातें हो रही थीं कि देवी, जो आईने में रोनी सूरत बनाए अपना इत्मीनान कर रही थीं, एकाएक ही मुस्कुराईं और फिर खिलखिलाकर हंसती। जो भी कमरे में मुतरन्नुम तारे बिखर गए। अब आराम है, अब आराम है, ये कहकर देवी सेठ की जानिब रवाना हो गई, जो होटल के पास अकेला खड़ा था, और सब लोग देखते रह गए। हीरो जब सोफे पर बैठने लगा तो मुंशी साहब की रान नीचे दब गई। अब क्या फिर सोने का इरादा है? चलो बैठो, मुझे कल वाले सीन के डायलॉग सुना। हीरो के दिमाग में उस वक्त कोई और ही सीन था।